को डंके की चोट पर बोल सकता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी बहुत डरपोक है। जो देश एक रोटी के लिए मोहताज है, खाते यहाँ का है, गाते वहाँ का है। तारीख में भारत एक विश्व पटल पर एक ऐसा शक्तिशाली राष्ट्र बनने जा रहा है। पाकिस्तान के साथ साथ चाइना को भी हिंदी चीनी भाई भाई। चाइना को कैसे दे दी? किसी कारणवश जल्दीबाजी नहीं की। किसी भी सूरत में मेरा एक भी वायु सैनिक, कोई भी सैनिक जो है वो जिंदा वापस आना चाहिए। इस लक्ष्य को आप सामने रखना। अभिनंदन को वहाँ पर अभी तो बगैर पूछे घर में घुस के मारा है 300 को। 14 फरवरी 2019 पुलवामा में जब सीआरपीएफ के बसों पर आत्मघाती हमले हुए तो उस हमले में भारतीय सेना के लगभग 40 से ज़्यादा जवान शहीद हुए। इस शहादत पर पूरे भारतवर्ष में पाकिस्तान को लेकर एक आक्रोश फैल चुका था। इस आक्रोश को कम करने के लिए तब भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी को बालाकोट, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ पर एयर स्ट्राइक किया और उस एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तान के जैश मोहम्मद के 200 से लेकर 300 आतंकियों को वहाँ पर नेस्तनाबूद किया, उनको मार गिराया है। और आज इस वीडियो के जो पॉडकास्ट वीडियो में हम आपके बीच रिप्रेजेंट करेंगे और इसी वीडियो में हम बात करेंगे बालाकोट एयर स्ट्राइक पर। नमस्कार सभी को, जय हिंद। मैं सुबीर दास एंड वेलकम बैक इन टीम सोशल टॉक। दोस्तों, आज हमारी ये नेक्स्ट जो है पॉडकास्ट वीडियो में, और आज 26 फरवरी है और आज का दिन पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है। बिकॉज़ आज के दिन भारतवर्ष के जवानों ने पाकिस्तान में जाकर बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था और उसी को लेके आज हम शौर्य के रूप में एक वीडियो आपके बीच पेश करेंगे। और आज की वीडियो के लिए हमारे साथ होंगे आदरणीय खड़क सिंह कार्की जी, वर्तमान में जो है उत्तराखंड पूर्व सैनिक लीग के अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज बालाकोट एयर स्ट्राइक पर उनसे कुछ खास बात करते हैं। इस वीडियो में दिखाई जाने वाली सभी पात्र उद्देश्य किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। इसका उद्देश्य सिर्फ लोगों के बीच विचार विमर्श और जागरूकता फैलाना। नमस्कार, आज बालाकोट एयर स्ट्राइक की चौथी बरसी है और आज के इस खास पॉडकास्ट वीडियो में हमारे साथ होंगे माननीय खड़क सिंह कार्की जी। तो बात करते हैं उनसे कि बालाकोट एयर स्ट्राइक पर उनके विचार क्या है। तो कार्की जी, सबसे पहले आपका टीम सोशल टॉक पर स्वागत है। धन्यवाद आपका। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कार्की जी, जब पाकिस्तान के जो है पीओके वहाँ पर बालाकोट पर हमारे जो भारतीय सेना है उन्होंने जवाबी कार्रवाई की और उस कार्रवाई में भारतीय शौर्य के रूप में आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आज़ादी के बाद भारत के इतिहास में पाकिस्तान ने जो बार बार भारत के साथ सीमाओं पर जो इस प्रकार की प्रतिक्रिया वो करते आ रहा है, इस विषय में एक्चुअली बालाकोट स्ट्राइक से पहले 14 तारीख की घटना को हमें नहीं भूलना चाहिए, जब हमारे 40 जवान सीआरपीएफ के शहीद हुए थे। उसको देखते हुए भारत की जनता ने और भारत सरकार ने और रक्षा मंत्रालय ने ये निर्णय लिया, अगर पाकिस्तान इस प्रकार का दुस्साहस करते हुए अपने आतंकवादियों को पाल करके इस दुस्साहस प्रक्रिया को भारतीय जवानों के ऊपर इस प्रकार का प्रकरण करेगा, तो उनके दिमाग में बात ज़रूर आई कि हमें देश को जवाब देना है। समय निश्चित था, तो उन्होंने इस प्रकरण को देखते हुए एक अंदर खाने में अपनी नीति बना करके बालाकोट को एक इस ढंग से स्ट्राइक किया कि आज पूरे विश्व के अंदर में एक संदेश गया कि भारतीय सेना और भारत सरकार ये विश्व में अपना एक अलग ही पहचान रखती है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था तो उस टाइम भारतीय वायुसेना के लगभग 12 मिराज फाइटर जेट जो थे उन्होंने इस पर हवाई हमला किया, जिस पे बहुत सारे उनका नेस्तनाबूद किया।
लेकिन क्या हुआ कि जब ये एयर स्ट्राइक हुआ तो पाकिस्तान फर्स्ट ऑफ ऑल उसने तो उसे डिनाई किया कि ऐसा कुछ हमारे यहाँ हुआ नहीं। तो उसी के रंग में जो है कुछ भारतीय राजनेता जो थे उन्होंने भी सुर पे सुर मिलाए कि बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ नहीं, उसका सबूत दो। तो क्या इस प्रकार के जो वक्तव्य होता है उससे सेना का मनोबल गिरता है या नहीं गिरता है? बहुत सटीक प्रश्न पूछा आपने मेरे से। मुझे बड़ा फ़ख्र होता है कि भारतीय सेना ने और भारत सरकार ने अपने रणनीति के तहत जो कार्रवाई की वह हिंदुस्तान क्या विदेशों में काबिल तारीफ है। लेकिन दुर्भाग्य से ये कहना पड़ता है, हम तो ये सोच रहे थे आज़ादी के बाद भारत की जो 140 करोड़ जनता है एकमुश्त होकर के अपने देश की संप्रभुता को बचाने के लिए हमेशा साथ देंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमें पाकिस्तान से ज़्यादा, मैं तो बेबाक बात करूँगा, पाकिस्तान से ज़्यादा जो इस देश में बैठे हुए, मैं तो यही शब्द कहूँगा, जो देशद्रोही का काम करता है, मैं गद्दार शब्द का प्रयोग करूँगा। हम भारतीय सैनिक जब अपने देश को, अपनी इस भूमि को बचाने के लिए, न्यौछावर के लिए तैयार रहते हैं, ये चंद आदमी जिन्होंने इस प्रकार का उसमें प्रकरण किया, कोई सबूत मांगने लग गए, कोई सड़क का गुंडा कहने लग गए, फौज को बहुत भारी चोट पहुंची है, अपमानित किया। इसी के साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, भारतीय सेना विश्व में वो सेना है जिसका परचम हर जगह पर देखा हुआ, हर युद्ध में देखा है। शांति सेना जब हम विदेश में हम जाते हैं तब भी वहाँ पर देखा गया है। लेकिन ये इस प्रकार का जो प्रकरण किया है उसमें हम घोर निंदा करते हैं। और इस प्रकार का अगर भविष्य में इस प्रकार का प्रकरण होगा, एक संवैधानिक तरीका है, हमारे संविधान में लिखा है कि बोलने का हमें अधिकार दे रखा है, अभिव्यक्ति का, आज़ादी का शब्द का दुरुपयोग आज भारत में कुछ ये टुकड़े कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा, टुकड़े टुकड़े गैंग कहो या कुछ भी उनको परिभाषित कीजिए, तो मैं उसका निंदा करता हूँ। आपने कई सारे बातें यहाँ पर की है कि जो लोग जो भारतीय सेना पर इस टाइप की बातें करते हैं तो आप उसको एक सेना के तौर पे उसको एक्सेप्ट नहीं करते। आज वर्तमान में भारत देश उस पटल पे है कि भारतीय सेना हर जगह पे अपनी सेवा दे रही है। आप देख सकते हैं कि तुर्की में अभी जो भूकंप हुआ था वहाँ पे भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने मिलकर काम किया, बहुत अच्छा काम किया। जो तुर्की किसी ज़माने में भारत का दुश्मन देश है या भारत को स्टैंड नहीं रखता है, आज भारतीय सेना अपने तीनों अंगों को लगातार मजबूत कर रही है, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या इंडियन आर्मी हो। उसके बाद भी सेना पर उंगली क्यों उठाई जाती है? क्या रीज़न हो सकता है कि जो राजनेता है या छोटे जो आम लोग जिनकर सूचना उनकी पहुंच तक नहीं है तब भी वो सेना पर उंगली उठाते हैं? क्या ये सही है? देखिए, ये जो तत्व हैं, आपने ये प्रश्न सही बोला है, इनका एक ही है, जब भी कोई भारतीय सेना के ऊपर, सशस्त्र सेनाओं के ऊपर ये जब आवाज़ उठाते हैं, अगर इनके ऊपर कोई हम कानूनी कार्रवाई या इस प्रकार का राष्ट्रद्रोह का अगर हम कार्रवाई करना भी चाहते हैं, मैं बेबाक बात करूँगा, भारत का संविधान बीच में आ जाता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी बीच में आ जाती है। तो कहीं न कहीं हमारे कानून, हमारी व्यवस्था, हमारे संविधान में एक अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम करने वालों के पास में अगर कोई आदमी ऐसी बात कर लांछन लगाता है, कहीं न कहीं उसमें कमी है। मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि देश सबसे बड़ा है, उसके बाद आता है संविधान, उसके बाद आता है व्यक्ति, चाहे कुछ भी हो। देश से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। यही कारण है मेरे ख्याल से जो आदमी चलते चलते हर बात पर जो है भारत की सेना के ऊपर, भारत के अपनी न्याय व्यवस्था के ऊपर, भारत के संविधान के ऊपर ये हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाते रहते हैं। ये अपनी जो रोटियां सेकने का इनका तरीका है, ये एक यही है। आज़ादी के बाद मैंने जो देखा है, मुझे लगभग 76 साल मेरी उम्र हो गई है, मैं सोशल मीडिया में भी सक्रिय रहता हूँ। कहीं न कहीं हमारे इस कानून व्यवस्था में भी कुछ कमियां हैं। अगर इसमें ठोस अगर कानून बनाए जाएं जो अपने राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति ऐसे भाव, ऐसे विचार व्यक्त करने, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, अभिव्यक्ति का आज़ादी का मतलब ये नहीं है एक आदमी भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये जो 2 लाइन का शब्द है आज तक चुप्पी छाई हुई है, ये मेरे समझ में नहीं आता है देश किस तरफ जा रहा है। नहीं, भारतीय जो संविधान है वो हम पूरे विश्व में बहुत लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इस डेमोक्रेसी में हर किसी को अपना अधिकार है अपनी बातों को रखने का, लेकिन वो बातें होनी चाहिए जो देश के लिए हित पे हो। आज पाकिस्तान की हालत सभी को पता है कि पाकिस्तान की हालत विश्व पटल में बहुत ख़राब है। पाकिस्तान को हमने 1965 वॉर हो, 1971 वॉर हो या 1999 कारगिल वॉर हो, हर वॉर में हमने करारी शिकस्त दी है। उसके बाद भी पाकिस्तान के तेवर भारत को लेकर बदले बदले से नज़र क्यों नहीं आते सर? देखिए, पाकिस्तान के विषय में जो आप बात कर रहे हैं, मेरे 13 साल की नौकरी है जम्मू और कश्मीर के बॉर्डर के ऊपर में, मेंढर, राजौरी, पुंछ, इन सेक्टरों में मेरी पूरी नौकरी रही है। और पाकिस्तान के साथ जब हम उन बॉर्डरों पर रहे, पाकिस्तान के सैनिक भी हमारे आमने सामने हुआ करते थे। देखिए, वो एक प्रकार का अगर सोचो कि पाकिस्तान आर्मी बहुत डरपोक है, उनमें कोई दम है नहीं, उनका एक ही लक्ष्य है कि भारत में किसी तरह भी उनके पास आलोचना के सिवाय और कुछ है नहीं। आज वर्तमान परिवेश में आप देखिए, पूरे विश्व पटल पर जो देश एक रोटी के लिए मोहताज है, वो क्या हमसे लड़ने के लिए क्या आगे बढ़ सकता है? ये तो मैं वर्तमान के परिवेश की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये दुर्भाग्य का विषय है, इस पाकिस्तान को आगे करने के लिए, इस पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए कहीं न कहीं हमारा भारत के बैठे हुए कुछ आदमी तत्व आज भी जिंदा हैं जो पाकिस्तान का ही सपोर्ट करते हैं। खाते यहाँ का है, गाते वहाँ का है, क्योंकि इस भूमि की जल, अन्न, सब ग्रहण, हवा यहाँ का ले रहे हैं, लेकिन गुण वह पाकिस्तान का गाते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। इस विषय पर जो है हमारा देशवासियों को सोचना पड़ेगा, भारत सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार का प्रकरण अगर अब चलता रहेगा, देश एक विघटन के कगार पर आएगा। लेकिन आज की तारीख में भारत एक विश्व पटल पर एक ऐसा शक्तिशाली राष्ट्र बनने जा रहा है जो आने वाला समय एक इतिहास बन के रहेगा। आप जो बातें कह रहे हैं निश्चित तौर पे कई बहुत जगह पे लोगों की सहमति भी होगी, और वर्तमान में जो भारत है विश्व पटल के उस मंच पर खड़ा है जहाँ पे लोग उसे देखते हैं। हम पाकिस्तान के साथ साथ चाइना को भी 1960 वॉर के बाद करारी शिकस्त दे रहे हैं, उनको हर जगह पे उनको मुँहतोड़ जवाब दे रहे हैं। डोकलाम हो 2017 की बात हो, या अभी रिसेंटली जो तवांग में 2022 की बात हो दिसंबर में, हमने वहाँ पर चाइना को बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारी भारतीय सेना ने जवाब दिया है। उनकी भी जान माल की बहुत हानि हुई है। लेकिन इस चीज़ के बाद घूम फिर के जब भी हम भारतीय राजनीति की दिशा की ओर बढ़ते हैं, तब भी वहाँ लेकिन एक ही चीज़ दिखाई जाती है कि भारतीय सेना की जो लेग पुलिंग है, जो मतलब एक नेगेटिव जो पॉलिटिक्स है, ऐसा क्यों होता है कि भारत ही अपनी जो सेना है उनके शौर्य को कम आंकती है? देखिए, डोकलाम की घटना चाइना बॉर्डर पर जो हुई है वह जग जाहिर है, सबको पता है कि वहाँ क्या हुआ, और आमने सामने का युद्ध हुआ। ये आप भारत का एक नागरिक बच्चा भी देख रहा है कि हमारे सेना ने उनको कैसे पीछे भगाया। मुझे बहुत अच्छा आपने एक प्रश्न मुझसे पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, जो हमारे नेता हैं इस भारत के, जो आज़ादी के बाद आज तक इन्होंने इस देश में शासन किया, राज किया, उनकी मनोवृत्ति अभी तक वही है जो आज से सन 47 में बोलते थे, हिंदी चीनी भाई भाई। मुझे याद है वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, लगभग मेरे ख्याल से, इतना मुझे संज्ञान में नहीं है, हजारों किलोमीटर जो हमारा भारत की भूमि है। और सन 62 की बात है ये, जब जवाहरलाल नेहरू की जब वार्ता हुई थी, जब उस समय लड़ाई ख़त्म होने के बाद जब हम इस कगार पर पहुँचे थे, तो हमारी इतनी हजारों किलोमीटर ज़मीन जो है उसको दे दी गई है चाइना को। ये जग जाहिर है, आज भी सबूत के रूप पर हमारे पास मौजूद है। आज हमसे ये बोला जाता है
कि इतनी ज़मीन आपने चाइना को कैसे दे दी, डोकलाम हो चाहे कहीं अगल बगल में हो। भारत का मैं आपको डंके की चोट पर बोल सकता हूँ, भारत के 1 इंच भी ज़मीन जो है 2014 के बाद में नहीं गई है, जो आरोप आजकल ये वर्तमान गवर्नमेंट को लग रहे हैं। मैं किसी सरकार का पक्ष की बात नहीं करूँगा, मैं एक सैनिक होने के नाते सैनिक के भाषा में आपसे बात करना चाहता हूँ। ये झूठ फैला करके, फरेब करके, गुमराह करके, देश की जनता को गुमराह करके अपने वोट को बटोरने के चक्कर में जो है ये पाकिस्तान, चाइना, अन्य देशों के ऊपर इस प्रकार का लांछन लगा करके हमारी भारत की संप्रभुता को समाप्त करने के कगार पर है ये गैंग। चलिए, अंत में मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जब पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसके बाद भारतीय वायुसेना ने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, उनको जवाबी हमला दिया, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। उसके बाद क्या होता है कि दूसरे तीसरे दिन फाइट होती है। एक विंग कमांडर अभिनंदन जिन्होंने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया, तो इन केस किसी एक इंसिडेंट से जो विंग कमांडर का फाइटर जेट था वो POK में जाके गिरा। उसके बाद ऐसा क्या होता है कि दूसरे तीसरे दिन ही पाकिस्तान को हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को वापस भारत सकुशल भेजना पड़ता है। इसमें जो हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो विदेश नीति को आप किस तरीके से आंकते हैं? देखिए, ये बहुत स्पष्ट और जग जाहिर है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। जब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, इससे पहले या 2 या 3 बार 14 तारीख के बाद तुरंत 3-4 दिन में भारत सरकार उस पर स्ट्राइक करने वाली थी, लेकिन वो नीति किसी कारणवश जल्दीबाजी नहीं की। 1 बार, 2 बार, तीसरी बार जब ये प्रकरण सामने आया, बोला हाँ अब ये काम हो जाना चाहिए, तो वर्तमान गवर्नमेंट का जो मुखिया हमारा नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री, उन्होंने एक लफ्ज़ कहा था रक्षा मंत्रालय से, किसी भी सूरत में मेरा एक भी वायु सैनिक, कोई भी सैनिक जो है वो जिंदा वापस आना चाहिए। इस लक्ष्य को आप सामने रखना। तो मैं आपको ये बता दूं, ये तीसरे बाद जब वहाँ पर बालाकोट स्ट्राइक होने के बाद जब वहाँ पर एयर अटैक हो गया, सब कुछ हो गया, जब अभिनंदन को वहाँ पर उन लोगों ने पकड़ा, तो भारतीय कूटनीति, नरेंद्र मोदी की जो सोच और इस देश के जो रक्षा मंत्रालय की जो सोच थी, वो खुफिया एजेंसी की जो सोच थी, वो तीनों काम ऐसे आए कि पाकिस्तान को वहाँ झुकना पड़ा। पाकिस्तान ने ये सोचा, अभी तो बगैर पूछे घर में घुस के मारा है 300 को, हो न हो भारत आक्रोश में आकर के पाकिस्तान को बहुत कुछ बर्बाद कर सकता है। डर, दहशत, कूटनीतिक एक ऐसा माहौल पाकिस्तान में बन चुका था कि सीधी सी बात है, सकुशल अभिनंदन को उनको छोड़ना पड़ा। धन्यवाद खड़ग सिंह कार्की जी कि आपने आज के हमारे इस एपिसोड में अपने जो स्टेटमेंट्स, आपके कमेंट्स आपने बहुत अच्छे से रखे। सारे जो भी हमने आपसे वार्तालाप किए, बहुत ही बेबाक तरीके से आपने अपने प्रश्नों के जो जवाब थे हमारे बीच रखे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आज के इस पॉडकास्ट वीडियो को आप फुल वॉच करें। वॉच करने के बाद अपने कमेंट्स, आपके पॉइंट ऑफ व्यू जो भी होते हैं, आप हमें रिप्रेजेंट करें, और जितना हो सके आप आपके साइड से इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।